राधा बालकनी में खड़ी सरसों की खुशबू को अनसुना कर रही थी। भीतर से आदित्य की तीखी आवाज आई, ये चाय क्या बनाई है? पानी के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ से कुछ ठीक से बनता ही नहीं। राधा ने गहरी सांस ली। यह आज की तीसरी टिप्पणी थी। 5 साल पहले आदित्य की स्पष्टवादिता उसे आकर्षक लगती थी। अब वही उसकी आत्मा को कुचलने वाली जहरीली कांटों की दीवार बन चुकी थी। वह बहाने बनाती रही, शायद ऑफिस का तनाव। उसने और मेहनत की, नए व्यंजन बनाए, अपने पसंदीदा बचकाने कपड़े छोड़ दिए, पर कुछ नहीं बदला। उसकी हंसी गायब हो गई। दर्पण में वह एक थकी, पीली औरत देखती, जिसकी आंखें पूछतीं, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? उसका चित्रकारी का शौक, जो कभी उसकी आत्मा था, धूल खा रहा था। आदित्य ने एक बार उसकी पेंटिंग देखकर हंसते हुए कहा था, बच्चे भी इससे अच्छा बना लेते। वह कैनवास अब भी अलमारी के पीछे छिपा था। उसकी किताबें, सहेलियां सब आदित्य की असहमति के आगे पीछे छूट गईं। वह सिर्फ आदित्य की अपर्याप्त पत्नी बनकर रह गई थी। फिर आई उनकी 5वीं सालगिरह। राधा ने सोचा, शायद आज कुछ बदले। उसने दिल लगाकर खाना बनाया, आदित्य की पसंद की साड़ी पहनी, जिसे उसने पिछले महीने बेकार कहा था, और कमरे में मोमबत्तियां जलाईं। डर था, पर उम्मीद की एक किरण भी। आदित्य ने मेज पर सजे खाने को देखा। बर्गर? सालगिरह पर? तुम्हारे दिमाग में क्या घास भरी है? शादी की सालगिरह पर रोमांटिक डिनर होता है। तुमसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। वह क्षण जम गया। मोमबत्तियों की लौ में राधा के चेहरे पर सूनापन छा गया। उसका दिल टूटकर बिखर गया। आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। आदित्य के शब्द अब सिर्फ शोर थे। उसे एहसास हुआ, यहाँ प्यार नहीं, सिर्फ नियंत्रण और अपमान का चक्रव्यूह था। उस रात राधा ने अलग कमरे में सोने का बहाना किया। रोने के बजाय उसने सोचा। उसने अपनी बहन उर्मी को फोन किया। उसकी आवाज में रोना नहीं, एक अजीब शांति थी। उर्मी, मैं थक गई हूँ। बिल्कुल खत्म। उर्मी बोली, दीदी, याद है बचपन में तुम कितनी खुश रहती थीं? चित्र बनाते हुए, हंसते हुए। वो खुशी कहाँ गई? क्या वो सच में आदित्य भैया की स्वीकृति के बिना असंभव है? उर्मी के शब्द राधा के मन में गूंजे। उसने पिछले 5 सालों को देखा, हर जबरदस्ती की मुस्कान, हर असली आंसू। उसकी पहचान खो गई थी। पर शादी का वादा? समाज क्या कहेगा? राधा ने पूछा। दीदी, उर्मी की आवाज दृढ़ थी, शादी का वादा दोनों के खुश रहने का होता है, एक को तोड़कर दूसरे को बनाने का नहीं। समाज तुम्हारे टूटे सपनों को जोड़ेगा। जो तुम्हें सिर्फ दर्द दे, उसका बोझ ढोना खुद के साथ विश्वासघात है। दूरी बनाना साहस है, अपनी खुशी चुनने का साहस। उर्मी की बातें राधा के मन के जंगल में रास्ता बना गईं। अगले दिनों उसने अपना स्केचबुक निकाला, धूल झाड़ी, कुछ कच्ची, डगमगाती रेखाएं खींची। एक पुरानी किताब की गंध ने उसे खोया हुआ आनंद याद दिलाया। उसकी आत्मा अभी जीवित थी। एक शाम आदित्य के बिफरने पर राधा शांत खड़ी रही। उसकी बात खत्म होने पर पहली बार डर के बिना उसकी आंखों में देखकर बोली, आदित्य, मैंने तुम्हारी हर आलोचना सुनी, खुद को बदलने की पूरी कोशिश की, पर अब जान गई हूं, मैं तुम्हारी कभी न खत्म होने वाली अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती। तुम्हारे पास मेरे लिए सिर्फ ताने हैं, एक प्यार भरा शब्द नहीं। तुम्हारा सुधार मुझे तोड़ रहा है। मैं वो राधा नहीं रही।
वो मर गई है। मुझे दूर जाना है, खुद को ढूंढने। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हुआ, फिर खालीपन से भर गया। उसके डराने और मनाने के सारे शब्द राधा के अटल शांत चेहरे के आगे बेअसर रहे। राधा ने मायके जाने का फैसला किया। बक्से बांधते हुए उसके हाथ पुराने स्केचबुक में एक पीली पड़ी ड्राइंग पर पड़े एक पेड़ जिसकी शाखाएं आकाश छू रही थी। उसने उसे बैग में रख लिया। मायके में बहनमां के प्यार और पुरानी यादों ने धीरे धीरे उसके सदमे और खालीपन को भरना शुरू किया। उसने फिर से पेंट करना शुरू किया। पहले स्ट्रोक डरावने थे, पर धीरे धीरे रंगों ने उसकी आत्मा से बात करनी शुरू कर दी। पुरानी सहेलियों की हंसी, किताबों की दुकान पर जाना, सूर्यास्त देखना, छोटी चीजें बड़ी खुशी देने लगी। एक दिन उर्मी ने उसका नया कैनवास देखा। एक स्त्री टूटी जंजीरों से निकलकर सूरज की ओर बढ़ रही थी। उर्मी मुस्कुराई, दीदी, तुम्हारी आंखों में चमक वापस आ गई है। हाँ, राधा ने गहरी सांस ली, मैं सालों बाद सांस ले रही हूँ। ये खुशी मेरी अपनी है, किसी की मर्जी पर टिकी हुई नहीं। सबसे कठिन ये समझना था कि दूर होना प्यार की हार नहीं, खुद को बचाने का साहस है। कभी कभी खुद को फिर से खोजने के लिए कदम पीछे खींचना ही खुद से सबसे बड़ा प्यार होता है। और ये दूरी कड़वाहट के लिए नहीं, उर्मी ने उसका हाथ थामा, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए जगह बनाने के लिए है। कुछ महीने बाद राधा ने एक छोटी आर्ट क्लास ज्वाइन की। उसकी पेंटिंग्स लोगों को छूने लगी। एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी मिली। उसकी मुस्कान वापस आ गई थी, गहरी, शांत, उसकी अपनी। एक दिन आदित्य का फोन आया। आवाज नरम, खोई हुई थी। कैफे में मिले। आदित्य ने उसे देखा, आंखों में चमक, बैठने का तरीका, आत्मविश्वास, सब बदला था। तुम खुश लग रही हो, उसने हैरानी से कहा। हूँ, राधा ने सिर हिलाया। सच में? मैंने कभी नहीं सोचा मेरी बातें तुम्हें इतना चोट पहुंचाती हैं, आदित्य बोला, आवाज में पछतावा। तुम्हारे जाने के बाद घर सुन्न लगता है। राधा ने उसे देखा। मन में कड़वाहट नहीं, सिर्फ शांत समझ थी। आदित्य, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, पर मैं वो औरत नहीं रही जो तुम्हारी स्वीकृति के लिए तरसती रहे। मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी। क्या कभी मौका मिलेगा? आदित्य ने धीरे से पूछा। राधा मुस्कुराई, पर आंखों में दृढ़ता थी। मुझे अभी खुद को जानना है, पर एक बात तय है, मैं कभी ऐसे रिश्ते में नहीं लौटूंगी जो मुझे छोटा महसूस कराए। वह उठी। अलविदा, आदित्य, खुश रहो। बाहर निकलकर राधा ने गहरी सांस ली। हवा में सरसों की मादक खुशबू थी। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी, खुद की खोज की। उसे पता चल गया था कि खुशी अपने भीतर ढूंढनी होती है, और कभी-कभी उसे पूरी तरह पाने के लिए उन लोगों से दूरी बनाना पहला जरूरी कदम होता है जो उसे रोकते या कुचलते हैं। वह दूरी क्रूरता नहीं, खुद के प्रति करुणा थी। आसमान में आजाद पंछियों को देखकर उसके होंठ पर गहरी, सच्ची मुस्कान खिल उठी। वह आजाद थी, वह खुद थी, वह खुश थी।